तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसे कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ठीक है, और इसी फार्मूले को क्या करना है? प्रूव करना है। और ये जो डेरिवेशन है ये चैप्टर नंबर दूसरा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यानी गॉस का प्रमेय जो चैप्टर है उसमें ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिल ही जाएगा। तो कैसे सिद्ध करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा और इसका जो नोट्स है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स कैसा रहेगा, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपको अभी तक ये नहीं आया है, ठीक है, तो अगर वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट में आप खुद कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर को समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक देखिए आवेशित रूप से क्या है, तार है। ठीक है, एक तार लिया गया है जिस पर क्या है, चार्ज है, यानी वह क्या है, धनावेश से आवेशित है। अब इस तार के निकट, निकट का मतलब r दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमें लेना है और उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो अब इतने को हल करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी। अब कहेंगे सर क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस तार के चारों तरफ एक आपको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए गॉस के प्रमेय में अगर किसी के निकट अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, तभी हम वैद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। और अगर वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रमेय को या इस डेरिवेशन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तार को यानी इस आवेशित तार को अक्ष मानकर इसके चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई L है और त्रिज्या कितना है, तो R है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। वही चीज देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी एक तार है जिस पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो लैम्डा है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व इसका कितना दिया गया, लैम्डा दिया गया है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो जो होता है प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यानी लैम्डा बराबर होता है Q/L। ये फार्मूला अभी काम आएगा, ठीक है, याद होना चाहिए। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। इस फार्मूले का भी यूज इस डेरिवेशन में हमें करना है। ठीक है, तथा इस आवेशित तार से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, तो P स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में जितने भी डेरिवेशन है सब में फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा। अब वो फ्लक्स कैसे निकलता है, तो फ्लक्स जो होता है हर पृष्ठ के लिए अलग अलग होता है। यानी अगर एक किसी पृष्ठ में अगर बहुत सारे अलग अलग पृष्ठ होते हैं तो वहां पर अलग अलग फ्लक्स निकलता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेलनाकार पृष्ठ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बेलनाकार पृष्ठ में भी 3 सतह हैं, 2 समतल पृष्ठ हैं और एक क्या है, वक्राकार पृष्ठ है। जैसे ये देखिए बेलन के आकार का है, तो ये और ये क्या है, समतल है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है सर्कल के आकार का, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। आप मैथ में पढ़े होंगे क्लास 10th में भी। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फ्लक्स जो है तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, यानी दोनों समतल पृष्ठ के लिए भी और वक्राकार पृष्ठ के लिए भी। और जो फ्लक्स निकलता है सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकलता है, फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस पृष्ठ से निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये पृष्ठ जो है S1 है, इसको मान लेते हैं ये S2 है, और ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसको मान लेते हैं कि यह S3 दिया गया है। तो सबसे पहले S1 से निकालेंगे तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, DA होता है। यानी एरिया के अगर आगे D लग जाएगा तो वही क्या होता है, सूक्ष्म क्षेत्रफल।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। पर क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर एक एक स्टेप मैं लिखते जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन जो होगा वो लंबा हो जाएगा और हमें उतना नहीं ले जाना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर का आता है तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है इसको। अब अगर S1 से निकालेंगे तो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र और डी वेक्टर है यानी कि क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच थीटा भी होता है। यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी कि डी फाई ई, और डी फाई ई का फार्मूला क्या होता है, तो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए होता है, ये फार्मूला बताया गया है। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म हटेगा तो ये मिलेगा ई डी ए और हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा पता होना, थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पर होगा, तो इसका जो दिशा होगा वह इस तरफ होगा, ठीक है। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगा, इसमें हर पृष्ठ के लिए इधर ही रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, तो डी वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो दिशा होती है वह जिस पृष्ठ पर निकाला जाता है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। यानी इस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब ऊपर ही रहेगा ना, लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसकी दिशा हो जाएगा डी वेक्टर ए की दिशा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया वेक्टर ई और ये हो गया डी वेक्टर ए। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो कहेंगे 90 डिग्री का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए इंटू में हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो डी फाई ई बराबर 0, तो फाई ई बराबर भी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ये इतना लाइन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कैसे फाई ई 0 आएगा, ठीक है। फाई 1 यानी S1 कर देते हैं, क्योंकि समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फाई S1 कर देते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई S1 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 0। ये बन गया समीकरण 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। वैसे ही हमें क्या करना है, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो S2 से भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, ठीक है, वेक्टर ई की दिशा। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होगा, क्षेत्र सतह के लंबवत बाहर की तरफ, यानी कहाँ पे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, डी वेक्टर ए की दिशा। तो यहाँ पर भी कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर भी वही तरीका लगाएंगे और S2 का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं कि समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई S2 बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, तो 0। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। तो अब किसके लिए निकाला जाएगा, तो वक्राकार पृष्ठ यानी कि S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि इसमें 2 समतल पृष्ठ था और एक कैसा है, तो एक वक्राकार पृष्ठ है। यानी वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और इसमें भी सबसे पहले किससे निकालना पड़ेगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल से। तो मान लेते हैं यहाँ का दूरी क्या है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वक्राकार पृष्ठ, ठीक है, वक्राकार। तो यहां पर भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डी फाई 3 यानी S3 निकालना होगा, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल। क्योंकि यहां पर भी वही करेंगे, फिर संपूर्ण के लिए निकालेंगे, लेकिन यहां पर 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, वो इधर की ही तरफ होगा। और यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल सदिश का दिशा निकालेंगे तो वो भी क्या होता है, लंबवत, यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो लंबवत और बाहर की तरफ यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए की भी जो दिशा है वो इधर की ही तरफ होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो बीच का एंगल कितना हुआ है, 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेगा। अगर एक ही लाइन पे दोनों लाइन रहेगा तो कहाँ से एंगल बनेगा। यहाँ पर जो थीटा का एंगल होगा, यानी थीटा बराबर होगा, वो हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी फाई S3 बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ 0, ये होगा ना। तो डी फाई S3 बराबर हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये मिलेगा ई डी ए हो जाएगा।
तो अगर संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला निकालेंगे तो दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। तो डी फाई S3 बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी तभी हटेगा जब इसका समाकलन करेंगे, ई डी ए। तो यहां से फाई S3 बराबर हो जाएगा E इंटू में A, ठीक है, यही मिलेगा ना। तो फाई S3 बराबर हो जाएगा E इंटू में A क्या है, तो A एरिया है। किसका एरिया, तो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ है वह बेलन के आकार का है और बेलन का एरिया होता है 2 पाई आर एच, लेकिन h के जगह पे यहाँ पे लंबाई यल लिया गया है, तो E इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। इसको बना देते हैं समीकरण 3, ठीक है, समझ में आया होगा। बस यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा और पूरे के लिए निकालेंगे और A का मान रखेंगे तो आएगा E इंटू में 2 पाई आर एल फाई S3। अब क्या करना है, इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो क्या होगा, फाई S1 फाई S2 और फाई S3 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, यानी फाई S1 फाई S2 और फाई S3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे पृष्ठ के लिए क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। तो यहां से अब निकालेंगे फाई E बराबर यानी कि टोटल फ्लक्स। तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, ठीक है। फाई S1 S2 और S3 का मान समीकरण 1 2 3 से मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 में ही इनका मान दिया गया है। तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई S1 का मान 0, फाई S2 का मान भी था 0 और फाई S3 का मान क्या था, तो E इंटू 2 पाई आर एल था। तो यहाँ पे फाई E बराबर क्या मिल जाएगा, तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गॉस का प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि गॉस के प्रमेय के लिए ही सिद्ध किया जा रहा है तो उस प्रमेय का तो जरूरत पड़ेगा ही। लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है गॉस का प्रमेय, तो ये फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना देते हैं समीकरण 5। और अगर समीकरण 4 व 5 से देखें तो दोनों फाई E के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। आप देखिए डेरिवेशन आसान है, बस बराबर करते रहना है। तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मिलेगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमें पता है कि लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल, यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बाई एल। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। और इसका जो मान है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं Q के जगह पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E इंटू में हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो E का मान क्या मिल जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, अगर नीचे जाएगा तो मिलेगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो यही डेरिवेशन होता है एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आप जिस भी स्टेप पे आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से नोट कीजिएगा और ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।